जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, उसके पीछे एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी हाथ था। बट वेट, वो इंसान जो पला बड़ा जर्मनी में और मरा जाकर यूएस में, उसकी जापान से क्या दुश्मनी? क्या उन्होंने ये इसीलिए किया था कि जापान भी एक एशियन कंट्री है? आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट के अलावा एक पॉलिटिशियन भी थे, जिसके चलते अपने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट में उन्होंने चाइना के लोगों को एनोइंगली इनसेंसिटिव कहा था। तो क्या आइंस्टाइन की इंडिया के बारे में भी ऐसी ही सोच थी? वेल, इसे तो हम आगे ही डिस्कस करेंगे। पर आइंस्टाइन के एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ के जर्नी में उनका साथ किसने दिया था? उनकी पहली बीवी मेलिवा ने, या फिर दूसरी बीवी एल्सा ने, या फिर उनकी पांचवी जोरो ने? इन्हीं सारे सवालों के जवाब और उनके साथ आइंस्टाइन के कई ऐसे राज हम देखेंगे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द सीक्रेट लाइफ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो क्या आपको पता है कि बाकी जीनियस साइंटिस्ट की तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही स्मार्ट नहीं थे? 5 साल की उम्र तक तो उनको पूरा सेंटेंस तक बोलना नहीं आता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस छोटे आइंस्टाइन को साइंस का क्रेज ऐसा लगा? इसे जानने के लिए हमें उनके बचपन में झांकना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन एम्पायर के वर्टेम्बर्ग राज्य में एक एश्केनाजी ज्यूइश फैमिली में हुआ था। उनकी माता पॉलिन कोच और पिता हर्मन आइंस्टाइन, जो कि एक सेल्समैन और इंजीनियर थे, वो बचपन से ही आइंस्टाइन शांत होने की वजह से उनका बहुत ख्याल रखते थे। इनफैक्ट उनकी छोटी बहन मैजा आइंस्टाइन का तो ये तक कहना था कि बचपन में आइंस्टाइन को कार्ड्स के घर बनाने बहुत पसंद थे और वो इस काम को पूरे कंसंट्रेशन से करते भी थे। लेकिन एक दिन जब आइंस्टाइन 5 साल के थे, तब उनके बीमार और मायूस होने पर उनकी उदासी को कम करने के लिए उनके पिता ने उनको एक छोटा सा गिफ्ट दिया था। ये गिफ्ट था एक मैग्नेटिक कंपास। इस कंपास से खेलते वक्त आइंस्टाइन उसकी इस बात से इतने फैसिनेटेड हो गए थे कि चाहे वो कंपास को किसी भी दिशा में घुमाए, उसकी सुई हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगी। आखिर उस कंपास ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि चीजों के पीछे कुछ ना कुछ गहरी वजहें जरूर छुपी हुई है, और यही इंसिडेंट उनको साइंस की दुनिया में खींच लाया, उनकी क्यूरियोसिटी। लेकिन क्या इसका मतलब वो पढ़ाई में टॉपर बन गए थे? कई लोगों का कहना था कि आइंस्टाइन एक गरीब स्टूडेंट थे जो स्कूल से भाग गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। आइंस्टाइन मैथ्स और साइंस में तो एक्सीलेंट थे, पर उनका बाकी सब्जेक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं था, जिस वजह से उनको बाकी सब्जेक्ट्स में काफी कम मार्क्स आते थे। इनफैक्ट बिल्कुल मेरी और आपकी तरह उनको भी स्कूल जाना पसंद नहीं था, और ना ही उनकी टीचर्स से बनती थी। वो स्कूल से ज्यादा उनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अंकल जेकब आइंस्टाइन और उनके डैड के फ्रेंड और एक मेडिकल स्टूडेंट मैक्स टॉल्मी ने दी हुई साइंस की किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद करते। इनफैक्ट इन्हीं किताबों ने उन्हें 12 साल की उम्र में ज्योमेट्री पढ़वा दिया था, वो भी बिना किसी इंसानी गाइडेंस के। पर क्या एक जुनूनी साइंटिस्ट की तरह वो अपनी पूरी लाइफ सिर्फ साइंस और मैथ्स के पीछे भागते रहे? नहीं। उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ्स बहुत ही रंगीन थी, और इन्हीं रंगीन किस्सों में छुपे हुए हैं आइंस्टाइन की जिंदगी के कई राज। आइंस्टाइन की रंगरालियां। जर्मनी में हाई स्कूल आधा छोड़ने के बाद आइंस्टाइन 1895 में अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुए। लेकिन स्विट्जरलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते हुए उनको उनके क्लास की इकलौती फीमेल क्लासमेट मिलेवा मैरिक से प्यार हो गया। मिलेवा सिर्फ एक ब्राइट स्टूडेंट ही नहीं थी, बल्कि आइंस्टाइन की तरह जीनियस भी थी, और इसीलिए उन दोनों को भी डिग्री करके मैथ्स और फिजिक्स का टीचर बनना था। लेकिन अपने इन सिमिलर गोल्स को एक बनाते बनाते 1903 में उन दोनों ने शादी ही कर ली, जिसके बाद उन्हें 2 बच्चे भी हुए, हैंस और एडवर्ड। पर क्या जायदाद इन दोनों में ही बंटने वाली थी? जी नहीं। इनके अलावा आइंस्टाइन और मिलेवा का एक और एक बच्चा भी था, उनका सबसे पहला बच्चा, या मे बी बच्ची। आइंस्टाइन के मिलेवा को लिखे कुछ प्राइवेट लेटर्स से ये पता चलता है कि 1902 मतलब उनकी शादी से भी 1 साल पहले इन दोनों को एक बेटी हुई थी, जिसका नाम लीजर्ल था। पर इन लेटर्स के अलावा आइंस्टाइन के इस बेटी का जिक्र कहीं नहीं है, इसीलिए उनकी बेटी को क्या हुआ ये अभी तक एक मिस्ट्री ही है। कई लोगों का कहना है कि उनकी इस बेटी की स्कारलेट फीवर, जो एक बैक्टीरियल थ्रोट डिजीज है, उसके कारण डेथ हो गई थी। लेकिन आइंस्टाइन के लिखे लेटर्स से ऐसा भी अज्यूम किया जा सकता है कि उन्होंने वो बेटी एडॉप्शन के लिए दे दी थी। खैर, अगर कुछ टाइम के लिए हम लीजर्ल की बात छोड़ भी दें, तो उनके बेटे के साथ भी कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। उनके बड़े बेटे हैंस आइंस्टाइन ने उनके रिलेशनशिप पर कहा है कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे आइंस्टाइन ने बीच में ही छोड़ा हो, तो वो
मैं हूँ। और ये इसीलिए क्योंकि आइंस्टाइन के लिए शादी उनकी प्रायोरिटी कभी भी नहीं थी। उनको तो सिर्फ अपनी साइंस की भूख मिटाने में इंटरेस्ट था और इसीलिए 1905 में अपनी डिग्री कंप्लीट होते ही वो स्विस पैटेंट ऑफिस में एक पैटेंट क्लर्क के जॉब करने के लिए चले। तो वो इसीलिए ताकि उनका टीचर बनने का सपना पूरा हो सके। पर आइंस्टाइन इस जॉब से खुश क्यों थे? इस जॉब से उनको स्टेडी इनकम और अपनी साइंस की थियरीज के लिए टाइम दोनों मिल रहा था। ऊपर से उनकी पत्नी मिलेवा, जो खुद भी एक ट्रेन्ड फिजिसिस्ट थी, वो भी अपना टीचर का सपना छोड़कर एक फुल टाइम हाउसवाइफ की तरह काम कर रही थी और आइंस्टाइन को साथ दे रही थी। यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने मिलेवा के लिए लिखे लेटर्स के आधार पर रिसर्चर्स तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी बताते हैं कि मिलेवा ने भी आइंस्टाइन की थियरीज डेवलप करने में हेल्प की थी, क्योंकि वो कई बार मिलेवा से भी इन थियरीज के बारे में बात किया करते थे, जिसके कारण उन्हें आइंस्टाइन आर थियरीज ऐसे लिखा करते थे। इनफैक्ट इसी वजह से साल 1905 आइंस्टाइन के लिए मिराकुलस ईयर भी रहा, क्योंकि उस साल 26 साल के आइंस्टाइन ने प्रेस्टिजियस जर्मन जर्नल एनालिन डेर फिजिक या सिंपली एनल्स ऑफ फिजिक्स में अपने 4 स्टडी पेपर्स पब्लिश किए थे रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और E = mc², जो एक अननोन साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। अब हालांकि शुरू में बहुत सारे साइंटिस्टों ने थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं किया, पर आइंस्टाइन तब तक साइंटिफिक कम्युनिटी में अपना नाम बना चुके थे। पर अगर आपको लगता है कि वो पूरे समय अपने परिवार से दूर सिर्फ इन थियरीज की स्टडी करते रहे, तो वेल ऐसा नहीं है। वो काम के साथ साथ जाम भी ले रहे थे, स्टैमिना के लिए कबाब और शबाब। मिलेवा के साथ शादी में रहते हुए भी 1912 से आइंस्टाइन का अपनी कजिन एल्सा लोवेंथाल के साथ भी एक अफेयर चालू हो गया था। मिलेवा ने आइंस्टाइन को अपनी फैमिली के साथ रहने को कहा, पर फिर भी आइंस्टाइन 1914 में एल्सा के साथ रहने चले गए, जिसके बाद मिलेवा ने डाइवोर्स लेने का फैसला किया। लेकिन फरवरी 1919 में जैसे ही उनका डाइवोर्स हुआ, उन्होंने जून में एल्सा के साथ शादी कर ली। पर यहाँ भी मिलेवा की तरह वो एल्सा के साथ भी डिवोटेड नहीं थे। उनका एल्सा के साथ रहते वक्त भी अपनी सेक्रेटरी बेटी न्यूमैन के साथ अफेयर था। हालांकि उनकी मैरिज 1936 तक चली थी, जिसके बाद एल्सा की डेथ हो गई थी। पर 1920 से 1933 तक उनके लाइफ में बहुत सारी विमेन आकर जा चुकी थी, लाइक मार्गरेट, एस्टेल, टोनी और ईथेल। और शायद उनके यही रंगीन किस्से ही उनके रिसर्च के लिए बहुत लकी साबित हुए, क्योंकि पहली शादी में उन्होंने अपनी पहली रिसर्च पब्लिश की थी और दूसरी शादी के दौरान अपनी दूसरी रिसर्च अबाउट जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए उनको 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला। अब नोबेल प्राइज जीतने से पहले आइंस्टाइन 1918 के वर्ल्ड वॉर 1 को भी झेल चुके थे। पर क्या आपको पता है आइंस्टाइन ने वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड स्टेट्स को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हेल्प की थी, वो भी अपनी मातृभूमि जर्मनी के खिलाफ। पर आखिर क्यों? वांटेड जर्मन एनिमी। वर्ल्ड वॉर 1 में आइंस्टाइन उन प्रोमिनेंट जर्मन साइंटिस्ट में से एक थे जिन्होंने वॉर के टाइम पर जर्मनी के राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षा को सपोर्ट नहीं किया, और इसीलिए 1933 में जब हिटलर लीडर बना और जर्मनी में नाजिज्म बढ़ा, तब आइंस्टाइन कंट्री से बाहर थे, जिसके कारण एक एंटी सेमिटिक जर्मन पब्लिकेशन ने अपनी मैगजीन में आइंस्टाइन को एनिमी तक कह दिया था। उन्होंने आइंस्टाइन के बारे में छापा था bis jetzt angehängt, जिसका मतलब है नॉट हैंग्ड येट। साथ ही उन्होंने आइंस्टाइन की फांसी पर $5,000 का इनाम भी रखा था। अब ऑब्वियसली ये बात सुनने के बाद आइंस्टाइन कभी जर्मनी वापस नहीं गए, पर फिर वो गए कहाँ? तो यार इस इंसिडेंट के बाद वो अपनी वाइफ एल्सा के साथ न्यू जर्सी के प्रिंसटन में सेटल हो गए थे। अब आइंस्टाइन देश तो छोड़ चुके थे, लेकिन वो इस बात से चिंतित थे कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के लिए एटॉमिक बॉम्ब्स डेवलप कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर आग्रह करने की कोशिश की कि यूएस को भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए, ताकि वो जर्मनी से खुद को बचा सके। हाँ, वो बात अलग है कि यूएस ने उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे आइंस्टाइन खुद शॉक हो गए। 2 साल बाद यूएस ने आइंस्टाइन के E = mc² वाले इक्वेशन, जिसने दिखाया था कि एक एटम के छोटे मास को भी हम एक पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी मदद से खुद के एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए, इंक्लूडिंग दोज। लेकिन
यूएस ने आइंस्टाइन को सिर्फ इस वजह से अलग रखा था? जी नहीं, एक्चुअली में आइंस्टाइन को वॉर से डर लगता, जिसके कारण जब वो 16 साल के थे तब जर्मन मिलिट्री को टालने के लिए वो अपना हाई स्कूल तक आधा छोड़कर स्विट्जरलैंड भाग गए। तो वो वर्ल्ड वॉर्स में कैसे हिस्सा लेते, और इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट और रेसिज्म जैसे टॉपिक्स पर अवेयरनेस फैलाना ज्यादा जरूरी समझा। क्या उनके साइंटिफिक डिस्कवरीज और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से मिला सेलिब्रिटी स्टेटस सिर्फ एक दिखावा था? 1946 में आइंस्टाइन लिंकन यूनिवर्सिटी में गए थे, जो पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर ब्लैक पीपल को डिग्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता। वहां पर दिए हुए स्पीच में उन्होंने रेसिज्म को व्हाइट पीपल का डिजीज कहा था, पर शायद वो खुद भी इस डिजीज से इम्यून नहीं थे, क्योंकि उनकी प्राइवेट डायरीज में उन्होंने दूसरे रेसेस के लोगों पर उनका खुद का पक्षपाती एटीट्यूड भी शो किया है। एग्जाम्पल के लिए 1920 में वो एशिया की यात्रा पर निकले थे, जिसके बाद उन्होंने अपने डायरी में लिखा था कि चाइनीज लोग इंडस्ट्रियस, फिल्दी यानी कि गंदे और ऑब्टूस होते हैं, यानी जिनके साथ डील करना बहुत ही हार्ड है, जिसका सीधा सीधा मतलब है annoyingly insensitive। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये बहुत ही अफसोस की बात होगी अगर चाइना बाकी रेसेस को रिप्लेस करे, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए इसका विचार करना भी डिस्टर्बिंग है। ऊपर से वो बस यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने फिर इंडियंस के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कही जो काफी इंसल्टिंग थी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि इंडियंस बायोलॉजिकली इंफीरियर होते हैं। इंडिया की जलवायु ही कुछ ऐसी है कि वहां के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से कमतर होते हैं, जिसकी वजह से वो 1 घंटे के क्वार्टर हिस्से यानी 15 मिनट के आगे या पीछे से ज्यादा सोच नहीं पाते। अब हो सकता है कि अगर आज वो जिंदा होते तो इंडियंस कितने आगे का सोचते हैं और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी चलाते हैं, इसे भी एक्सपीरियंस कर पाते। बट ठीक है, उनकी इन मोटिवेटिंग बातों के लिए आइंस्टाइन अपनी लाइफ के अंतिम समय में भी एक ऐसी थियरी पर वर्क कर रहे थे जो पूरे फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सके और फिजिक्स के सारे ब्रांचेस को कनेक्ट कर सके। उन्होंने इस थियरी का नाम रखा था द ग्रैंड यूनिफाइड थियरी। अब ये थियरी वैसे तो कभी प्रूव नहीं हो पाई, पर शायद अगर आइंस्टाइन तीसरी शादी कर लेते तो ये थियरी भी प्रूव हो जाती, पर अफसोस भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 18, 1955 में प्रिंसटन हॉस्पिटल में ब्लड वेसल बर्स्ट होने की वजह से आइंस्टाइन की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी के लिए कहा भी था, लेकिन अपनी रंगीन जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर चुके आइंस्टाइन आर्टिफिशियली लाइफ बढ़ाने को टेस्टलेस मानते थे। उन्होंने डॉक्टर्स को कहा, मैंने मेरे हिस्से का काम कर लिया है और अब मेरे जाने का समय आ गया है। सो इसी नोट पे हम भी अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास भी आइंस्टाइन के और कई राज का पिटारा मौजूद है तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना मेरे साथ और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ।